कि क्या मुझे कर्म करना ही नहीं चाहिए जब फल की मुझे इच्छा करनी नहीं है। बट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ ये जो श्लोक है बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इस श्लोक को बहुत सारे लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया है। राइट, अब आप मुझे बताइए कि इस श्लोक से जो मैंने अभी आपको इसका मतलब बताया है, इसके मतलब से आपको और मुझको क्या लग रहा है कि कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि एक कंपनी है और उस कंपनी में एक एम्प्लॉय है, वो पूरे साल मेहनत करे और पूरे साल कर्म करे, बॉस के साथ काम करता रहे, दिन रात एक कर दे, और फिर बॉस उसको कहे कि जब तनख्वाह बढ़ाने का टाइम आए कि अभी कर्म करो, फल की चिंता या फल की इच्छा ना करो। आप बताओ ऐसे चलेगा क्या? ऐसे चलेगा? ऐसा होगा क्या? कृष्ण भगवान आपको और मुझको ये बोलना चाहते हैं, नो। कृष्ण भगवान जो बोलना चाहते हैं, आज मैं आपको और अपने आपको ये सारी चीजें हम सब लोगों को समझना है कि कृष्ण भगवान ने इस श्लोक से मुझको और आपको क्या समझाने की कोशिश की है। तो आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, दो तरीके की कंसिस्टेंसी होती है, लिखेंगे। एक होती है अफेक्टेड, एक होती है अनअफेक्टेड। कंसिस्टेंसी हम आपको बोलते रहते हैं ना, कंसिस्टेंसी करो, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, लगातार करना चाहिए। अब ये कंसिस्टेंसी भी दो प्रकार की है, एक अफेक्टेड और एक अनअफेक्टेड। यानी कि अफेक्टेड का मतलब क्या होता है, अब इसको ध्यान से समझना। अफेक्टेड का मतलब होता है कि मेरे से हो नहीं रहा, मैं बहुत इरिटेटेड हूं, बहुत गुस्सा आता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बट फिर भी मैं लगातार काम कर रही हूं। इसको बोला जाता है अफेक्टेड कंसिस्टेंसी। राइट, कि मुझे गुस्सा भी आता है, मुझे छोड़ने का भी मन करता है। आपने देखा होगा ना, सरकारी जो नौकरियां होती हैं, उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको भी बहुत दुखी होते हैं वो, बट अगर उनको बोलो छोड़ो ना यार, क्या करना अगर तुम्हें इतने परेशान हो, ना ना ना, छोड़ना नहीं है ना। सो अफेक्टेड कंसिस्टेंसी मतलब कि परेशान है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़े हुए पड़े हैं, बट जो काम कर रहे हैं उसको कर रहे हैं, किल किल करके, है ना। एंड उसके बाद अनअफेक्टेड का मतलब होता है कि परेशानी हो, कुछ भी हो, किल किल नहीं कर रहे। अभी इसको बोला जाता है किल इट कंसिस्टेंसी, कि तो अभी करना ही है, परेशान भी नहीं हो रहे, फल आ रहा है तब भी नो प्रॉब्लम, फल नहीं मिल रहा तब भी नो प्रॉब्लम। और मैं आपको आने वाले अभी कुछ समय के बाद आपको बताने वाली हूं कि ये जो कंसिस्टेंसी है, ये भी चार प्रकार के एक्शंस होते हैं। राइट, तो चार प्रकार के एक्शंस होते हैं, अफेक्टेड से लेकर अनअफेक्टेड तक, ये सारी स्टेजेस मैं आपको बताने वाली हूं। एंड इसके बाद आप इस श्लोक को समझने के लिए एक चीज और लिखेंगे, लिखेंगे दो प्रकार के एफर्ट होते हैं, दो प्रकार के एफर्ट होते हैं। ये राइट, लिखेंगे एफर्ट विद वरी, एक होता है एफर्ट विदाउट वरी। एफर्ट विद वरी का मतलब क्या होता है, चिंता युक्त। यानी कि मैं काम तो कर रही हूं, बट मुझे काम करते करते बहुत ज्यादा चिंता हो रही है कि मुझे फल मिलेगा या नहीं, क्या मैं सफल होंगी या नहीं, क्या मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी या नहीं। तो एफर्ट तो कर रही हूं, बट चिंता के साथ कर रही हूं। एफर्ट विदाउट वरी का मतलब होता है चिंता मुक्त, चिंता के बिना कर्म करना, चिंता के बिना अपना फल की, मतलब फल के ऊपर ध्यान नहीं है, बट मेरे ऊपर अभी मैं क्या कर रही हूं, जो एफर्ट कर रही हूं वो चिंता के बिना कर रही हूं। राइट, सो इस श्लोक को समझने के लिए दो फॉर्मूला है। राइट, अभी मैं आपको जो फॉर्मूला बताने वाली हूं वो जबरदस्त है, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो लिखेंगे नंबर वन फॉर्मूला, कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। कंडीशन यानी कि आपकी परिस्थिति, आपकी सिचुएशन, आप के आसपास का वातावरण, ये है कंडीशन, आप किस परिस्थिति में हैं, प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। यानी कि एक्शन, अब आप मुझे बताएंगे कंडीशन आपके हाथ में है या नहीं। अच्छा, चैट बॉक्स में लिखो, कंडीशन जो है आपके आसपास की सिचुएशन, आपके आसपास के लोग, आपके आसपास का माहौल, क्या ये आपके और मेरे हाथ में है, यस या नो। लिखो नो, बिल्कुल सही जवाब, नो। तो कंडीशन हमारे हाथ में नहीं है। प्लस एक्शन,
इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। अब एक्शन बताओ हमारे हाथ में कि नहीं है? मैं क्या कर सकती हूं, क्या नहीं कर सकती, मुझे क्या करना चाहिए, इसको बोला जाता है एक्शन, यानी कि एफर्ट, एक्शन यानी कि कर्म। सो कंडीशन मेरे हाथ में नहीं, एक्शन मेरे हाथ में है, तो उसी से बनेगा आपका न्यू रिएक्शन। राइट? सो आपको इतनी चीज समझ में आ रही है। दूसरा फॉर्मूला है रियलिटी प्लस मेंटेलिटी इज इक्वल टू पॉसिबिलिटी। यानी कि रियलिटी आपके हाथ में है कि नहीं? आंसर इज नो। रियलिटी मेरे हाथ में नहीं है, बट मेंटेलिटी, मेंटेलिटी मेरे हाथ में है 100%। मैं किस सोच से, किस नियत से, मेरी क्या इंटेंट है, मेरा क्या पर्पस है, मेंटेलिटी क्या सोच रखती हूं मैं, एंड ये मेरे हाथ में है। सो आपको ये समझना है, ना तो पॉसिबिलिटी मेरे हाथ में है यानी कि फ्यूचर, यानी कि रिजल्ट, यानी कि आउटकम, मुझे नहीं पता कि क्या फ्यूचर होने वाला है, क्या रिजल्ट मिलने वाला है, बट मेरे हाथ में क्या है? एक्शन। मेरे हाथ में क्या है? एफर्ट करना। मेरे हाथ में क्या है? कर्म करना। तो इतना चीज समझ में आ रहा है। कंडीशंस मेरे हाथ में नहीं, सिचुएशंस मेरे हाथ में नहीं, रियलिटी जो हो रही है अभी वो भी मेरे हाथ में नहीं, फ्यूचर क्या होने वाला है वो भी मेरे हाथ में नहीं। अभी मेरे हाथ में क्या है? सिर्फ एक्शन। अब मुझे बताओ, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में आप आए, हम सब लोगों को अपना रिजल्ट चाहिए, किसी को वेट गेन, किसी को वेट लॉस। अब आप बताओ, आपका एक्शन आपके हाथ में है। अब आपका बताओ एक्शन क्या है, कर्म क्या है हर्बल लाइफ में? अगर आप फिट होना चाहते हैं, सो व्हाट इज कर्मा? क्या एक्शन लोगे आप अच्छी नींद लोगे, टाइम पे खाना खाओगे, वर्कआउट्स करोगे, पानी पियोगे, टाइम का ध्यान रखोगे, जैसा डाइट प्लान दिया है वैसा फॉलो करोगे, सप्लीमेंट्स टाइम पे लोगे, प्रोटीन अपना कंप्लीट करोगे। समझ में आ रहा है? ये क्या है? कर्मा, हमें जो एक्शन करना है। राइट? अब फल, मैंने क्या बोला? फल। अब फल हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में है, रिएक्शन, आउटकम, रिजल्ट वो हमारे हाथ में नहीं है। अब ये फल क्या है हर्बल लाइफ में? आप सुंदर हो सकते हैं, आपके इंच लॉस हो सकते हैं, आपकी एनर्जी अच्छी हो सकती है, आपका वजन जो है वो अच्छे से तेज स्पीड से कम हो सकता है, धीरे धीरे, मतलब आपका जो रिजल्ट है। अब यहां पर हर्बल लाइफ में आकर बहुत सा देखो, मैं इसको भी इस तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। सो बहुत सारे लोगों का रिजल्ट अभी क्यों नहीं आता, क्यों परेशान है, क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, क्यों गुस्सा आता है, क्यों मोटिवेशन डाउन हो जाती है, क्यों बार बार कॉल पर आते हैं, फिर पीते हैं शेक, फिर छोड़ देते हैं? आंसर लिखो, क्योंकि उनको फल की चिंता है। जो हमारे हाथ में ही नहीं है रिजल्ट, हम जब उसकी चिंता करते हैं तब हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है गुस्सा, हमें आती है फ्रस्ट्रेशन, हमें आता है चिड़चिड़ापन। समझ में आ, कितने लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है? अच्छा ऐसे करके बताओ, आ रहा है ना? सो हमें फल की चिंता नहीं करनी, मेरे हाथ में क्या है? सिर्फ एक्शन। मेरे हाथ में सिर्फ कर्म है, जो कर्म मैंने आपको अभी बताए सिर्फ वही है। अगर मैं वो अच्छे से करती रहूंगी तो हम सब लोगों का, अगर ध्यान रिजल्ट पे है तो एफर्ट उस तरीके से हम लोग नहीं कर पाते, फिर रिजल्ट स्लो होता है। सो आप यहां पर लिखेंगे, शेक पीना आपके हाथ में है, पर आपकी बॉडी किस स्पीड से आपका ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए वो आपकी हाथ में नहीं है। राइट? सो आज से हम फल के ऊपर, फल की इच्छा के ऊपर, फल के ऊपर ना ध्यान देकर सिर्फ अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। इतना कितने कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया इतना? अभी आप लिखेंगे, तो हमारा यहां पर देखो, फल की चिंता हमें नहीं करनी कि रिजल्ट कब आएगा, कब मैं फिट होंगी, कब मेरा आइडियल बॉडी वेट आएगा। ठीक है, कर्म मुझे करते रहना है, बट आपको एक ही चीज आपके रिजल्ट तक लेकर जाएगी बिना सोचे समझे। फल तो हम नहीं सोच रहे, बट एक चीज आपको गिव अप नहीं करने देगी, वो है आपका गोल, वो है आपका पर्पस।
इसीलिए हम बोलते हैं व्हाट इज योर वाई। हर्बल लाइफ, आप आए हो इस प्लेटफॉर्म पे, वाई क्या है, क्यों बैठे हो, क्यों कैमरा ऑन है और कुछ लोगों का कैमरा ऑन नहीं है? क्यों? क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है, स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं है। कितने लोगों को ये समझ में आ रही है? और जिनके पास स्ट्रॉन्ग वाई होता है, वो फल मिले तब खुश, फल नहीं मिल रहा है तब भी वो अपने कर्म को करना नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरा पर्पस स्ट्रांग है। इतना समझ में आ रहा है? सो फल के ऊपर ध्यान ना देकर सिर्फ पर्पस के ऊपर ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि आप सब लोगों को कृष्ण भगवान इसमें एक और चीज बताना चाहते हैं। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी कितने यूपी वालों ने की है? यूपीएससी, यूपीएससी की तैयारी करते हैं हम लोग। तो कृष्ण भगवान यहां पर भी एक यूपीएससी करवा रहे हैं, है ना? अब ये यूपीएससी कृष्ण भगवान की कौन सी है, लिखेंगे अनएफेक्टेड, पीसफुल, स्टेबल, कंसिस्टेंसी। अनएफेक्टेड यानी कि कोई भी स्थिति हो मेरे अनुसार या मेरे ना अनुसार, मैं उसमें खुश हूं ना खुश हूं, अनइफेक्टेड का मतलब ये। पीसफुल यानी कि मैं हर स्थिति में शांत हूं, ना तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे फल लेट मिलेगा नहीं मिलेगा, जल्दी आ रहा है लेट आ रहा है, मैं गुस्सा नहीं हूं। स्टेबल यानी कि अभी भी फोकस्ड हूं। कंसिस्टेंसी, लगातार काम कर रहा हूं। सो कृष्ण भगवान इस श्लोक से हम सब लोगों को यूपीएससी सिखा रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करवा रहे हैं। अच्छा, आपने बुद्धिस्ट के जो मॉन्क्स होते हैं, बुद्धिज्म में आपने देखा है जब वो तीर कमान चलाते हैं मॉनिस्ट्री में, उनको सिखाया जाता है कि तीर लगाओ सामने, वो बुल्स आई जो वो निशाना होता है। आपको, आप कभी चेक करना उनकी वीडियोस, अगर आप देखो उनको लाइव, वो ना अगर बुल्स आई पे निशाना लग गया, उनके फेस से ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि बुल्स आई पे लगा है, टक, या बाहर गिरा है। उनका मुंह बिल्कुल शांत, पीसफुल, स्टेबल, अनइफेक्टेड। वो किसी भी परिस्थिति में ना तो ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, सक्सेस मिल गई ओवर एक्साइटेड नहीं हो रहे, फेल हो गए ओवर डाउन नहीं हो रहे, दे आर नॉर्मल, अनइफेक्टेड, स्टेबल, पीसफुल। समझ में आ रहा है? तो अगर 100 में से 100 तीर लगे तब भी नॉर्मल खड़े हैं, अगर 100 में से 0 आए तब भी नॉर्मल खड़े हैं। सो हमें ऐसे लोगों को देखकर सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें भी हर स्थिति में अनइफेक्टेड, पीसफुल, स्टेबल, कंसिस्टेंसी से काम करना चाहिए। राइट? इतना समझ में आ रहा है? अब हम लिखेंगे 4 टाइप्स ऑफ एक्शन। 4 टाइप्स ऑफ एक्शन। अब ये बड़ी जबरदस्त चीज है और आप सब लोगों ने इसको बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहला लिखेंगे, जो सबसे पहली स्टेज है, कंसिस्टेंट इन एक्शन। कंसिस्टेंट इन एक्शन, कंसिस्टेंट इन एक्शन का मतलब होता है कि ये वो लोग हैं जो कुछ नहीं करते, लगातार हमेशा कुछ नहीं करते, देखते रहते हैं कि ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, इसको ऐसे करना चाहिए था, इसको वैसे करना चाहिए था, करते कुछ नहीं है लगातार। मतलब कंसिस्टेंसी देखो, कंसिस्टेंसी अगर एक इंसान कर रहा है, कंसिस्टेंसी को ये मत सोचो कि यार ये सक्सेसफुल से रिलेटेड कोई शब्द है, नो। जो इंसान कॉल पर नहीं आ रहे उनकी भी कंसिस्टेंसी है, कौन सी? ये वाली। जिनका कैमरा बंद है उनकी कंसिस्टेंसी है ये वाली, ऑन ही नहीं करना, सो के उठना ही नहीं है, 2 टाइम शेक ही नहीं पीना। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कनिका मैम जो मर्जी बोलते रहे, गुरुमुख सर आके भाषण दे जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ऐसी की तैसी इधर जो हो रहा है आई डोंट नो। इन इन एक्शन हमेशा कंसिस्टेंसी है। भूल के भी 2 टाइम शेक नहीं पी रहे, भूल के गलती से भी कैमरा ऑन नहीं हो रहा, गलती से भी नहा धोकर कॉपी पेन लेकर तो बैठ ही नहीं रहे, कंसिस्टेंट हैं पर इन एक्शन में, एक्शन ना लेने में। तो इन लोगों को कितने नंबर मिलते हैं? लिखो 0 आउट ऑफ 100। इस कैटेगरी के लोग होते हैं 0 आउट ऑफ 100।
मतलब कंसिस्टेंसी है बट काम ना करने में। राइट। नंबर टू लिखेंगे, जो दूसरी कैटेगरी के होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके अफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। अफेक्टेड। अब ये होते हैं बरसाती मेंढक। बरसाती मेंढक कैसे होते हैं कि बारिश आई तो फुदकते हैं, नाचते हैं, है ना? और अगर बारिश नहीं आई तो अंदर बैठ जाते हैं। सो ये कौन से लोग होते हैं कि जब अच्छा चल रहा है तो मस्त है, मजा आ रहा है मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जैसे ही वजन रुका, हर्बल लाइफ क्विट। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही हम अपनी करियर में, बिजनेस में, जॉब में, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, मस्त मैम, मजा आ रहा है, जैसे ही कुछ लॉस हो गया, जैसे ही कोई चैलेंज आ गया, जैसे ही चार लोगों ने आपको कुछ नेगेटिव बोल दिया, हम लोगों क्या हो जाते हैं? अफेक्टेड। तो जब तक अच्छा चल रहा है तब तक वाह वाह कर रहे हैं काम, और जैसे ही कुछ बुरा हुआ, ठंडे हो गए। कितने लोगों को समझ में आ रही है? सो ऐसे लोगों को लिखेंगे 33 आउट ऑफ 100। 33 आउट ऑफ 100। उसके बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है अफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। ये बड़ा खतरनाक है। अफेक्टेड कंसिस्टेंट इन एक्शन। राइट, इसको आप लिखेंगे। अच्छा, आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? देखो, पहला मैंने आपको बताया कंसिस्टेंट इन एक्शन, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया इनकंसिस्टेंट एक्शन। दूसरा मैंने आपको अफेक्टेड अफेक्टेड बोला है। दूसरा है इनकंसिस्टेंट एक्शन, यानी कि कभी एक्शन लिया कभी नहीं लिया। अब तीसरा है आपका अफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। ये लोग तो कॉल पर मैक्सिमम है ना? यानी कि ये कौन से लोग हैं, अभी मैं आपको बताती हूं। ये लोग होते हैं किल किल करने वाले, करते रहेंगे काम, किल किल करते। यहां तो कोई बेकार, सब बेकार, सिस्टम बेकार, ये वो फलाना, मेरा कोच बेकार, छोड़ेंगे नहीं शेक पीना, पी रहे हैं, ऐसी नौकरी कर रहे हैं, है ना? यहाँ तो बेकार सिस्टम है, यहाँ तो सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही, यहाँ तो स्टाफ गंदा है, बॉस बेकार है, फिर भी कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं नौकरी, किल किल करते करते रहते हैं। ऐसे ही आप देखो, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, पर उसी उसी माँ बाप को किल किल करके यार करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, ये करती हूँ वो करती हूँ, कर तो रहे हैं, किल किल करके कर रहे हैं। सो अफेक्टेड है पर कंसिस्टेंट है। कितने लोगों को इतनी चीज समझ में आ रही है? सो इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताऊं क्या है? हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। पति पत्नी अफेक्टेड होते हैं, डिस्टर्ब भी होते हैं, पर लगातार चलते हैं ना। पत्नी, आप अच्छा, कितनी पत्नियों ने अपने पति को ये बोला है कि मैं तो बच्चों की वजह से आपके साथ हूं, अगर बच्चे ना होते ना, कब का छोड़ दिया होता आपको। कितनी पत्नियों ने ये चीज बोली है? राइट। सो यानी कि मैरिज में हम सब लोग क्या है, कंसिस्टेंट तो रहते हैं, पर रहना उसी के साथ है ना? छोड़ना नहीं है आपको, पर किल 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 करके कंसिस्टेंट हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे को तो पंडित ने पहले ही बता दिया था, शादी से पहले राजयोग था, शादी के बाद इतनी बेकार जिंदगी, है ना? बोली जाएंगे, वो उसको बोल रही है, वो उसको बोल रहा है ना? डिस्टर्ब दोनों हैं, अफेक्टेड दोनों हैं, बट रहना साथ में, है ना? ऐसी आप देखो बिजनेसमैन, ऐसी आप देखो सरकारी नौकरी वाले, है ना? मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, इतने फ्रस्ट्रेट, इतने फ्रस्ट्रेट, टाइम नहीं है मैम, इतना बिजी, मतलब सोचो 50-50 किलोमीटर जा रहे हैं, आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हुए पड़े हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट ऐसी स्कीम निकाल दे कि भाई घर बैठे बैठे एंजॉय करो और आपको नौकरी नहीं जाएगी, सब रेडी हो जाएंगे, कोई हैप्पी नहीं है जाने के लिए। बट अगर मैं उनको बोल दूं ना कि छोड़ो ना यार नौकरी, क्या करना है यार, ये नौकरी नौकरी इतनी परेशान है, तू छोड़ इसको, अगर गवर्नमेंट नौकरी ना होती ना यार, तो छोड़ देती मैं। मतलब किल 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 करके करनी तो है, छोड़नी नहीं है।
पर परेशान होकर करनी है। इन लोगों को आप नंबर देंगे 66 आउट ऑफ 100। बेटर है, किल किल कर रहे हैं पर चलो कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है ना। तो इनको कितने नंबर देंगे हम? 66 आउट ऑफ 100। राइट। अब उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर, वो है अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हंस रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, गुस्सा नहीं आ रहा, स्टेबल है, शांत है, और अपना कर्म करते जा रहे हैं। इन कैटेगरी के लोगों को हम बोलते हैं किल इट कंसिस्टेंसी। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। राइट। और कर्म करते करते कोई चिंता नहीं, कोई चिंता सता नहीं रही, कोई गुस्सा नहीं आ रहा, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं आ रही, वो अपने कर्म को, अपने प्रोसेस को इंजॉय कर रहे। इतना समझ में आ रहा है? कितना समझ में आ रहा है कि भाई मैं अपने फल की चिंता नहीं कर रही हूं, मुझे पता है वो आएगा ही आएगा। अगर मैं, और अगर मेरे रास्ते में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो मुझे पता है इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट। मुझे इसको एक्सेप्ट करना है और मुझे इंजॉय करते हुए अपने फल तक पहुंचना है। कमल का फूल कितने लोगों ने देखा है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल, कमल का फूल कीचड़ में होकर भी आपने देखा है कमल का फूल कीचड़ से लथपथ हो? नो, नेवर। कीचड़ में होता है बट उसके ऊपर पानी की बूंद आए वो भी फिसल के नीचे जाती है, कीचड़ भी अगर लग जाए वो भी फिसल के नीचे चला जाता है। अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। राइट। सो हम सब लोगों को क्या बनना है? कमल का फूल बनना है। यानी कि 0 आए नो प्रॉब्लम, 100 आए नो प्रॉब्लम। अनअफेक्टेड। कोई अच्छा बोल दे, तारीफ कर दे, कोई ज्यादा उछलना नहीं, कोई बुराई कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट। आपको यहां पर एक फॉर्मूला लिखना है। जब भी आप फेल हो जाएं, जब भी आप सफल हो जाएं, उन उन सिचुएशन को सोचना है ये सेमीफाइनल्स है। क्या है? सेमीफाइनल। फाइनल अभी बाकी है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अटेम्प्ट किया, 4 लोगों से बात की, 4 लोगों ने मना कर दी, फेल हो गए। नहीं, सेमीफाइनल्स था, फाइनल अभी बाकी है। 4 लोगों से बात की, 3 लोग मान गए, वाओ सक्सेस। नहीं, सेमीफाइनल्स था, फाइनल अभी बाकी है। सो इस माइंडसेट से आपने अपनी सक्सेस को और अपने फेलियर्स को चेक करना है, उसको फील करना है। सफल हुए? नहीं, फाइनल अभी बाकी है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, सफल होने के बाद, आइडियल बॉडी वेट होने के बाद वो क्या करते हैं? फिर मजे करने लग जाते हैं, फिर कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, है ना। सो नहीं, अगर आइडियल बॉडी वेट आया, सेमीफाइनल्स था, फाइनल अभी बाकी है। लगातार करेंगे कर्म, मेहनत और करेंगे, एफर्ट और बढ़ाएंगे, वर्कआउट और बढ़ाएंगे, शेक और बढ़ाएंगे, नींद और अच्छे से लेंगे, कंसिस्टेंसी, अनअफेक्टेड, पीसफुल, स्टेबल। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो हमेशा हर सिचुएशन को किस तरीके से सोचना है कि अभी सेमीफाइनल्स था, फाइनल अभी बाकी है। राइट। सो अभी आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। सो कर्म करोगे बट रिजल्ट की इच्छा, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। अच्छा, फल पे गौर करने वाले को कभी भी सक्सेस नहीं मिली, ये पॉइंट आप लिखो। सिर्फ एक इंसान को फल पे गौर करने से सक्सेस मिली है, बताओ कौन? मैं बताऊं? न्यूटन। न्यूटन सो रहे थे पेड़ के नीचे, ऊपर से फल गिरा, फल पे गौर किया, ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी निकाल दिया, उसको मिल गई सक्सेस। राइट। सो फल पे सिर्फ न्यूटन को ही गौर करने से सक्सेस मिली। हम सब लोगों को फल की चिंता नहीं करनी है। राइट। सो इसका एक और एग्जाम्पल लिखेंगे। अच्छा, शबरी सुना है आपने? शबरी जी, ऋषि मातंगा ने जब उनका देहांत हुआ तो मां जो शबरी थी, वो देहांत होते होते वो बोल के गए कि तूने इंतजार करना है, भगवान राम तुझे मिलने आएंगे। तो शबरी माता ने, जो ऋषि मातंगा जी थे, उनको ये नहीं पूछा जाते जाते कि कब आएंगे। उन्होंने क्या बोला? अच्छा ठीक है, तैयारी कर लेती हूँ। अच्छा, ऐसे ऐसे ही है ना,
शबरी माता ने ऐसे नहीं पूछा कैलेंडर ब्लॉक कर देती हूँ, टाइमिंग बता दो है ना कब आएंगे राम भगवान। जब मातंगा जी का ध्यान देहांत हुआ, तो मां शबरी, आप लिखो, 4 काम डेली करते थे। मां शबरी 4 काम डेली करते थे। वो 4 काम क्या थे? सुबह उठते थे, सबसे पहले सड़क को साफ करते थे, जो उनका जो कुटिया थी उसके आगे पानी फेंक के उसको साफ करना, फिर उस पे फूल बिछाना, फिर आरती की थाली तैयार करना, और फिर पकवान बनाकर ये बोलते रहना, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। ये 4 काम वो 1 साल तक नहीं किया उन्होंने, 2 साल तक नहीं किया, 4 साल तक नहीं किया। ये 4 काम वो डेली सुबह उठ के करते रहे, करते रहे, करते रहे। 40 साल के बाद, कितने? 40 साल शबरी माँ ने वेट किया, इंतजार किया, और वो इस 40 साल में एक दिन भी उन्होंने ये 4 काम नहीं छोड़े। हर दिन सुबह उठते थे, पानी फेंकते थे, फूल बिछाते थे, आरती की थाली तैयारी करते थे, भोजन बनाते थे और बोलते थे मेरे राम आएंगे। 40 साल के बाद दो व्यक्ति जब उनको सामने से नजर आए, तो उन्होंने बोला मेरे राम आ गए। और फिर एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए। तो ये क्या है? अनएफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 40 साल उन्होंने अनएफेक्टेड, लगातार 4 काम किए, ये सोचे बिना, ये टेंशन लिए बिना कि राम तो आ ही नहीं रहे। साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए। अब नहीं कर रही मैं, अब छोड़ देती हूं, मैं नहीं करूंगी। नहीं। एंड फिर देखो रिएक्शन क्या था, भगवान राम ने जूठे बेर भी खाए। सो ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मां शबरी जैसा अनएफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। राइट, अब नेक्स्ट आप लिखेंगे, रिजल्ट से अटैच नहीं होना है। ये जो मैं आपको बता रही हूं, रिजल्ट से अटैच नहीं होना है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, सिर्फ एक्शन है, मेरी सोच है, मेरा पर्पस है, मेरी नियत है। पर मेरा फ्यूचर, मेरा एक्शन, मेरा यू you नो know, जो भी आउटकम निकल के आने वाला है, एंड रिजल्ट जो निकल के आने वाला है, वो मेरे हाथ में नहीं है। ऋषि भागीरथ के बारे में कितने लोगों ने सुना है? सुना है किसी ने ऋषि भागीरथ? अब ये जो ऋषि भागीरथ थे, इनकी स्टोरी अगर मैं सुनाऊं, इनका भी अनएफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन था, बट इसमें उन्होंने एक चीज और ऐड की। अब मैं आपको पहले स्टोरी सुना देती हूं। जो ऋषि भागीरथ थे, उनके जो गुरु थे, उन्होंने उनको बोला कि अगर तू अपने पूर्वजों को मुक्ति देना चाहता है, तो तुझे गंगा जल चाहिए। उन दिनों गंगा धरती पे नहीं थी। अगर आप गंगा जी का देखेंगे ना, वो कैसे धरती पे आए, माँ गंगा, तो वो धरती पे नहीं थी। तो ऋषि ने उनको बोला कि अगर वो कहते गंगा कैसे आएगी, कहते अगर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को नीचे छोड़ दिया तो पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। तो बोलते अच्छा ऐसा है, पर कहते गंगा तुझे चाहिए अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए। तो वो कहते चलो ठीक है, मैं तपस्या करूंगा। उन्होंने एक पांव पे खड़े होकर तपस्या की। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, शिवजी जी नहीं आए। बहुत देर तक खड़े होकर उन्होंने शिवजी जी की तपस्या की, शिव भगवान धरती पे नहीं आए। अब यहां पर भागीरथ जी ने क्या किया? अब लिखो पॉइंट यहां पर। अनअफेक्टेड तो थे, कंसिस्टेंट भी थे, पर उन्होंने क्या किया? अपना एफर्ट इंक्रीज कर दिया, यानी कि और जोर लगाया। अभी एक पांव की जगह एक अंगूठे पे खड़े हो गए। समझ में आ रहा है? अभी एक पांव की जगह उन्होंने क्या किया? और जोर लगाया, और कड़ी तपस्या की। अभी एक अंगूठे पे खड़े हुए तो भगवान प्रकट हुए, और शिव भगवान ने प्रकट होकर गंगा जी का आगमन किया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये जो प्रोसेस है, इसको इसी तरीके से भागीरथ प्रयास कहा जाता है। सोचो, तो भागीरथ जी ने क्या सिखाया हमें? कि अनअफेक्टेड तो रहना है, कंसिस्टेंट भी रहना है, पर अगर नहीं हो रहा है
तो क्या करना है, एफर्ट को बढ़ा देना है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, वजन कम हो गया, प्रोटीन बढ़ा लो, सप्लीमेंट बढ़ा लो, वर्कआउट्स बढ़ा लो। बट ये क्या है, अनएफेक्टेड एफर्ट को इंक्रीज करके। अगर लोग कहना नहीं मान रहे, 5 लोगों से बात की, तो एफर्ट बढ़ा लो, 50 तक जाओ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। और ये आपको मैं बता रही हूं, ये ग्रंथों में लिखी स्टोरीज हैं, रियल। इनसे सीखो। मंदिर में बैठ के पूजा आरती ढंढ ढंढ घंटियां मार के मत आया करो। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो भगवान हैं, उन्होंने कितना कुछ सिखाया हमें। सोच के देखो आप। राइट, कितने लोगों को मजा आ रहा है, अच्छा ये बताओ, मजा आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब आप लिखेंगे नेक्स्ट। आपको पता है एलन मस्क, कितने लोगों को अच्छा, पूरी धरती के सबसे अमीर है वो, पता है आपको, सबसे अमीर। आपको पता है जब उन्होंने स्पेस एक्स यानी कि रीयूजेबल रॉकेट बनाया, आपको क्या लगता है एक बारी में सफलता मिल गई थी? नहीं। पहले बनाया, फेल हो गए, हार गए। फिर उन्होंने दोबारा लॉन्च किया, हार गए, फिर नहीं हुआ, फिर लॉन्च किया, हार गए, नहीं हुआ, पैसे खत्म हो गए, दिवाला हो गया, कंपनी बर्बाद हो गई। अभी बाजार से इन्वेस्टर्स को ढूंढा, वहां से पैसा लेकर आए, और ये आखिरी मौका था। अब यहां पर एलन मस्क का क्या था, कर्म वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनका पर्पस क्या था, रीयूजेबल रॉकेट बनाना। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पर्पस स्ट्रॉन्ग वाई था, इसीलिए वो हार नहीं मान रहे थे। और जब बाजार से जाकर इन्वेस्टर से पैसा लेकर आए, आखिरी मौका था, जब दोबारा स्पेसएक्स रीयूजेबल रॉकेट को लॉन्च किया, वो सक्सेसफुल हो गया, और एलन मस्क आज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन गए। सो उनको क्या था, अनएफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन, हार नहीं मानी। सो मैं आपको बताना चाहती हूं, चाहे वो हर्बल लाइफ हो, चाहे वो आपकी कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी आप किसी रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं आपके भाई से, बहन से, या कोई भी आपके पड़ोसी से, या फिर आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ, हेल्थ है, कुछ भी है। मैं आपको एक चीज बता देती हूं, आप हार ही तब मानते हो जब आपका पर्पस नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है। और जब तक आपका पर्पस आपके पास नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, आप कंसिस्टेंट तो रहोगे, बट इन एक्शन। कभी किया मेंढक, बरसाती मेंढक। अगर अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट रहना है, तो हम सब लोगों को अपना पर्पस फाइंड आउट करना है। सो पहला फॉर्मूला क्या था, कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। अभी बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, कंडीशन पर ही फोकस्ड है, इन्होंने ऐसा बोल दिया, मेरे को तो सपोर्ट नहीं मिलती, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरा तो कहना कोई नहीं मानता, मेरी तो कोई इज्जत नहीं करता, मैं तो अनपढ़ हूं, मेरे को तो बोलना नहीं आता। अब ये क्या है, सारी कंडीशन। 70 से 80% एनर्जी इसी में लगा देते हैं। ये नहीं हो रहा, ये है कंडीशन ऐसी, ये सिचुएशन, ये ऐसा, वो ऐसा, उसने वैसा बोल दिया, उसने ये कर दिया, ये पता नहीं, ये सारी कंडीशन है। आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर सोचेंगे, अगर मैंने ऐसे किया तो पता नहीं ऐसा हो जाएगा, फिर लोग क्या कहेंगे, फिर लोग तो ऐसा सोचते हैं, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो वैसी हूं, मेरे तो होगा नहीं। अभी क्या है, जो हमारे हाथ में नहीं है, सारी एनर्जी उसी में लगा दी, तो बची कुची 4 से 5% एक्शन में ही लगती है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एंड इसी वजह से वो कामयाब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सारी एनर्जी कंडीशन को सोचने में लगाई जा रहे हैं, जो हाथ में नहीं है। अपने रिएक्शन, जो हमारा फ्यूचर है, उसको सोचने में लगा रहे हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है। और जो हाथ में है, उसको करने के लिए सिर्फ 5% एनर्जी बचती है। तो आप मुझे बताओ, ऐसे लोग सफल होंगे कि नहीं? आंसर लिखो, नो, नेवर। आप सब लोगों को कंडीशन की चिंता नहीं करनी, फ्यूचर की चिंता नहीं करनी। हाथ में एक ही चीज है, दैट इज कर्मा, कर्म, एक्शन। बस वही करना है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अच्छा, आपने प्रहलाद की स्टोरी सुनी है? हिरण्यकश्यप के कौन थे वो? पुत्र। ठीक है, और उनकी बहन का नाम क्या था? अच्छा बताओ जरा, देखूं मैं आप लोगों को आता है। प्रहलाद की बहन का नाम क्या था? होलिका,
है ना। अब आपको पता है ना, हिरण्यकश्यप भगवान जो थे, उनको ब्रह्मा जी से क्या मिला था? अमर होने का वरदान मिला था। नहीं सॉरी, हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के पास जब गए तो उन्होंने उनको पूछा कि मुझे ना आप अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुझे अमर क्या करूंगा, मैं तो खुद ही अमर नहीं हूं, पर तू इससे अलावा कुछ और वरदान मांग। तो हिरण्यकश्यप ने, मैं आपको वो वरदान भी बताऊंगी, बट यहां पर मैं आपको इसका एग्जाम्पल क्यों दे रही हूं उसको ध्यान से समझना। प्रहलाद जो थे, वो नारायण नारायण करते रहते थे, ऐसे ही थे ना, वो बहुत बड़े नारायण के भक्त थे। हिरण्यकश्यप को ये पसंद नहीं था। अब जो होलिका थी, होलिका को क्या मिला था? एक वरदान मिला था ब्रह्मा जी से। क्या वरदान मिला था वो? कि वो जल नहीं सकती। यही वरदान मिला था। कितने लोग एग्री करेंगे कि यही वरदान था? आंसर है नहीं, ये वरदान नहीं था। उनको ब्रह्मा जी ने दी थी एक चादर, उस चादर को लपेट के वो जल नहीं सकते थे। ठीक है। सो हिरण्यकश्यप को आइडिया आया, कहते कि यार होलिका को ये वरदान मिला हुआ है कि वो चादर लपेट के, जब उसको हम आग लगाएंगे वो जलेगी नहीं, प्रहलाद को इसकी गोदी में बिठा देते हैं और प्रहलाद जल जाएगा और हमारा काम खत्म हो जाएगा, यानी कि हम जो चाहते हैं वो हो जाएगा। अब प्रहलाद को बिठा दिया होलिका की गोदी में, नीचे से आग लगाई। प्रहलाद आंख बंद करके क्या बोल रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके चेहरे पे इतना सा भी डर नहीं था, इतना सा भी डर। अभी ऊपर विष्णु भगवान जी देख रहे हैं ये सारा, अब वो तो बोली जा रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब विष्णु भगवान को ऊपर से हो गई चिंता, कहते हैं अगर मैं अब प्रहलाद को बचा लूं और होलिका को जला दूं तो ब्रह्मा जी का वरदान क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो सीनियर्स होते हैं ना, वो अपने जूनियर्स की इंसल्ट करने नहीं देते। तो बड़े बड़े विष्णु भगवान जी सोच रहे हैं ना, तो विष्णु भगवान जी कहते हैं कि भाई ब्रह्मा जी का वरदान है होलिका को, मैं ऐसे तो नहीं कर सकता, अभी क्या करूं। उन्होंने अपने छोटे जूनियर को बुलाया, वरुण देव, उनको बोल के कहते हवा चलाओ तेज। जब हवा तेज चलाई तो होलिका की चादर किस पे आ गई? प्रहलाद के ऊपर, और होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। अब कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? अभी आगे समझना। और अब हिरण्यकश्यप ने देखा कि होलिका तो गई, निपट गई, बट ये बच गया प्रहलाद। ऊपर से फेंका, प्रहलाद फिर बच गया। हाथी ऊपर चढ़ाया, प्रहलाद फिर बच गया। अभी हिरण्यकश्यप कहता है अभी मैं ही आऊंगा विलन, है ना। ऐसे ही हुआ था। तो हिरण्यकश्यप जोर से चिल्ला के बोलते हैं प्रहलाद को, कहां है तेरे विष्णु? तो बोलते अत्र, अत्र सत्र और सर्वत्र, चारों तरफ मेरे विष्णु ही विष्णु। कहते तेरे ये इस खंबे में भी विष्णु है? कहते हाँ। उसी वक्त कौन आए? विष्णु अवतार नरसिंह महाराज जी। कितने लोगों ने देखा है? अब नरसिंह ने आकर, अवतार में आकर उन्होंने क्या किया? हिरण्यकश्यप का वध किया। जब हिरण्यकश्यप मर रहे थे तो उन्होंने उनको बोला कि भाई ये तो बहुत गद्दारी हुई, विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का वरदान मुझे मिला था और ये टूट गया। तो जो नरसिंह भगवान जी कहते कैसे टूट गया? तेरे को वरदान क्या मिला था? उनको देखो वरदान क्या मिला था, ना अस्त्र से ना शस्त्र से मुझे कोई मार पाए। तो नरसिंह ने उनको कैसे मारा? नाखूनों से। उन्होंने बोला था ना दिन में ना रात में, तो संध्या में उनको मारा। उन्होंने बोला था ना धरती पे ना आकाश में, तो कैसे मारा था? अपनी जांघों पे रख के। ना मनुष्य ना जानवर, इसीलिए विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लिया। सो यहां से मैं आप लोगों को ये स्टोरी क्यों सुना रही हूं? अनएफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। प्रहलाद फियरलेस, डरा नहीं, कंसिस्टेंसी उसके पास थी, वो करता रहा जो उसने करना था बिना डर के, एंड उसको क्या मिला फिर? उसको वो रिजल्ट मिला जो वो चाहता था। तो आप सोच के देखो, हमें इतनी बुरी बुरी कंडीशंस में नहीं जाना है, बट फिर भी हम लोग अफेक्टेड कंसिस्टेंसी में जीते हैं, अनअफेक्टेड नहीं रहते। हमारा ध्यान फल में रहता है, हमारा ध्यान चिंताओं में रहता है कि ऐसा होगा, ऐसा कंडीशंस में रहता है, और हमारे हाथ में जो कर्म है उसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं कर पाते। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? सो कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। सो कंडीशन मेरे हाथ में नहीं,
और रिएक्शन मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक्शन, सिर्फ और सिर्फ मेरे कर्म। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? राइट। सो आपको मैं बताना चाहती हूं ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं, बट मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अच्छा, ये राजा हरिश्चंद्र सुना है आपने? अच्छा, ऐसे बोलते हैं ना ये हरिश्चंद्र की औलाद है। अच्छा, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र किस चीज के लिए फेमस थे? बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। किसको बोलते हैं हम हरिश्चंद्र की औलाद? सच बोलने में, है ना? बिल्कुल सही। ठीक है। जो सत्यवादी है ना, हमें, मेरे को बहुत बोलते थे मेरी मम्मी, सत्यवादी कहीं की, है ना? जब उनकी ऐसे कोई बहस बूस हो जाती थी, तो मैं ऐसे बोलती थी, नहीं मम्मी आपकी गलती है, उनकी गलती है। वो बोलते थे तू आई सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद है। आपको भी बोलते होंगे, है ना? जो ऐसे बोलते हैं। तो मैं आपको बता, अच्छा इनकी स्टोरी पता है आपको? हमें ये तो पता है कि हरिश्चंद्र जी सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, पर उनकी स्टोरी पता है किसी को? मैं आपको बताती हूँ। हरिश्चंद्र जो महाराज हरिश्चंद्र जी थे, वो बहुत ही ज्यादा सत्य बोलते थे। एक दिन क्या हुआ, ऊपर विश्वामित्र बैठ के, ऋषि विश्वामित्र जी, वो देख के कहते कि इनकी ना परीक्षा लेनी चाहिए। ये सत्य तो बोलते हैं, इनको चलो देखते हैं। रात को जब हरिश्चंद्र जी रात को सो रहे हैं, सपने में उनको विश्वामित्र दिखते हैं, और विश्वामित्र को देख के, ठीक है, विश्वामित्र सपने में उनसे क्या मांगते हैं? पूरा साम्राज्य मांग लेते हैं। अगले दिन ही विश्वामित्र उनके पास आ जाते हैं। तो विश्वामित्र जी को हरिश्चंद्र जी बोलते हैं कि आप ना मेरे सपने में आए थे, और आपने ना मेरे से पूरा साम्राज्य मांग लिया। तो विश्वामित्र तो परीक्षा लेने आए थे, और वो कहते दल तेरा सपना पूरा कर देते हैं, दे दे मुझे साम्राज्य। तो हरिश्चंद्र भगवान जी ने उसी वक्त उनको अपना पूरा साम्राज्य दान दे दिया। अब जब दान दे दिया, तो विश्वामित्र जी कहते अभी नहीं रुकूंगा मैं, देखो मैं ऋषि हूं, मैं भिक्षा लेकर जाऊंगा। तो हरिश्चंद्र भगवान जी कहते कि भिक्षा तो मेरे पास अभी कुछ नहीं है। कि वो कहते कि सारा साम्राज्य सब कुछ तो आपको दे दिया मैंने, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो कहते मेरे पास मेरा बेटा और एक मेरी पत्नी है। अब उन्होंने क्या किया, बेटे को किसी और राजा को बेच दिया, और अपनी पत्नी को किसी ऋषि, किसी ब्राह्मण के यहां बेच दिया। कुछ पैसे आए, उन्होंने अपने आप को, जो शमशान होता है ना चंडाल, वहां वहां पर उसके हाथ अपने आप को भी बेच दिया। तो कुछ पैसे आए, और उस पैसे को उन्होंने विश्वामित्र को दिया, और उनको बोला ये आपकी भिक्षा। इतना समझ में आ रहा है? देखो हरिश्चंद्र भगवान जी ने कितना कुछ सहा। हमें ये तो पता है सत्यवादी थे, पर उनकी स्टोरी नहीं पता। तब अब क्या हुआ? अब देखो, हरिश्चंद्र भगवान जो महाराज थे, ना तो उनके पास साम्राज्य बचा, ना पति पत्नी बची, ना वो खुद अपने स्वतंत्र थे, वो खुद बिक गए थे। अब उन्होंने क्या किया, चंडाल के पास जब वो गए, तो उन्होंने उनकी सेवा लगाई कि यहां पर जितने लाशें आएंगी, तू जब भी किसी लाश को जलाएगा, तो तेने 1 रुपया सिक्का लेकर ही जलाना है। कहते ठीक है। कहते मुझे क्या मिलेगा? कहते तू तो बिक चुका है, तुझे क्या देना है? तुझे कुछ नहीं देना। ठीक है। अब जहां पर उनकी पत्नी किसी ब्राह्मण के वहां पर रहती थी, तो वो बहुत काम करवाते थे, बट उनको कुछ नहीं देते थे। जहां पर राजा ने जिसको बेटा दे दिया था, वो राजा भी बेटा से इतना ही काम करवाता था, बट पैसे कुछ नहीं देता था, कुछ नहीं करता था। एक दिन बेटे को जंगल में फूल तोड़ते तोड़ते सांप ने काट लिया। उसकी कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही वो बेचारा काम करता रहता था, और वो मर गया। जब मां को पता चला, भाग के आई, बेटे की लाश उठाई, और उसी चंडाल, उसी शमशान घाट पर गई, जहां पर कौन थे? आपके हरिश्चंद्र महाराज जी ड्यूटी देते थे। अब देखो वो कितने पक्के थे, सत्यवादी थे। उन्होंने, वो अपने बेटे की लाश नहीं जलाई, उन्होंने बोला पहले एक सिक्का दो, क्योंकि उनको बोला था सिक्के के बिना लाश कोई नहीं जलानी। तो हरीशचंद्र भगवान भी रो रहे हैं, महाराज भी रो रहे हैं, पत्नी भी रो रही है। क्योंकि वो कहते हैं कि पत्नी कहती मेरे पास तो कुछ नहीं है। वो रो रहे हैं दोनों, मियां बीवी जोर जोर से रो रहे हैं, बेटा, कि हम बेटे को जला भी नहीं सकते। तो विश्वामित्र को बहुत तरस आया उस वक्त, और उन्होंने प्रकट होके बेटे को जिंदा किया, उनका साम्राज्य उनको वापस कर दिया। तो यहां पर क्या मैं आपको बताना चाहती हूं, अनएफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। सोच के देखो, और फिर रिएक्शन क्या हुआ, फ्यूचर क्या हुआ? बहुत खूबसूरत। सो हमारे हाथ में सिर्फ एक्शन है।
हमें फल की चिंता नहीं करनी। एंड मैं आपको बता देती हूं, जो इंसान फल की चिंता करता नहीं है उसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। वो गिरेगा बट हारेगा नहीं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सो ऐसे इंसान गिरेंगे, बार बार गिरेंगे, बट कभी जिंदगी में हारते नहीं हैं। क्यों? अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज के सेशन से आप सब लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि हम सब लोगों को अफेक्टेड कंसिस्टेंसी से अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन की तरफ जाना चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, हम अपनी बॉडी को आइडियल बॉडी वेट पर लेकर आना चाहते हैं, सो आप सब लोगों को अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शंस लेने पड़ेंगे। राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज के सेशन से आप सब लोगों को एक मेंटल क्लैरिटी मिली होगी। एंड मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज बोलती हूं कि ये जो सेशंस आपको मिलते हैं ना, ये लाइफ चेंजिंग सेशंस हैं। यहां पर वो बातें होती हैं जो किसी विद्यालय में, किसी टीचर ने, किसी डॉक्टर ने, आपके खुद के पेरेंट्स ने आपको नहीं सिखाया होगा। बट अगर आप इन जूम कॉल्स पर बैठ गए तो मैं आपको बताना चाहती हूं, आपकी लाइफ 360 डिग्री बदल जाएगी। हर्बल लाइफ सिर्फ और सिर्फ आपको मोटे पतले करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं आपको ये चीज बार बार इसीलिए बोलती हूं, जिनके कैमरा बंद है, कब निकल कर आओगे आप अफेक्टेड कंसिस्टेंसी से, कंसिस्टेंट इन एक्शन से? कब कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? हमारा मकसद आपको मोटा पतला करना नहीं है। देखिए, मैं एक मिशन पे हूं। जैसी लाइफ से मैं निकल कर आई हूं, जो मुझे हर्बल लाइफ ने दिया है, मैं चाहती हूं हर एक इंसान को वो सब मिले। चाहे वो अच्छी सेहत हो, अच्छा प्लेटफॉर्म हो, अच्छे रिलेशंस हो, अच्छी टीम हो, अच्छे लोग हो, अच्छा प्यार हो, लीडर्स हो, मेंटोर्स हो, करियर हो, गोल हो, मिशन हो, सब कुछ मिले जो हमें मिला है। एंड उसी नियत से हम इस जूम कॉल्स को, इस मिशन को कर रहे हैं। इसी नियत से हम लोगों को इनविटेशंस देते हैं, इसी नियत से हम आपका डाइट प्लान बनाते हैं, इसी नियत से आपके कोच आपको गाइड करते हैं कि हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ बदलना है। सो ये लाइफ जो बदलेगी वो मेरे अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी से मेरी ही बदलेगी। बट आपकी लाइफ को बदलने के लिए आपको यूपीएससी करना पड़ेगा। ये जो बंद कैमरे हैं, आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। घर में स्थिति कोई भी हो, रिश्तेदार आ जाए, कोई पड़ोसी आ जाए, आपके घर में कोई बीमार हो जाए, आप खुद बीमार हो जाओ, आपको अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी 2 टाइम शेक पीना पड़ेगा। शादी में जा रहे हो, 2 टाइम शेक पीना पड़ेगा। आपको ठंड लग रही है, स्किन बूस्टर का टाइम है, पीना पड़ेगा। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो। राइट? सो थैंक यू एवरीवन। अभी